इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनकी मृत्यु भी उतनी ही रहस्यमयी होती है जितना कि उनका जीवन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे ही व्यक्तित्व थे। 18 अगस्त 1945 एक विमान दुर्घटना की सूचना दी गई, लेकिन ना तो कोई निर्विवाद शव, ना कोई निर्विवाद साक्ष्य। और फिर लगातार 3 जांच आयोग, दर्जनों फाइलें और दशकों की चुप। क्या सच में इस दिन उनकी मौत हुई थी या यह इतिहास की सबसे बड़ी छुपाई गई साजिश थी? कहते हैं वो मरा नहीं, बस मौन में खो गया। इतिहास की इस भीड़ में एक सच चुपचाप सो गया। उसे न तख्त चाहिए था, न ताज, न जय जयकार की भीख। उसके तो हिस्से आई सिर्फ खामोशी, सवाल और सीख। कभी साधु की खामोशी, कभी फकीर का भेस। हर दिल में देश छुपा था, हर धड़कन में स्वदेश। वो लौटा या नहीं लौटा, ये चर्चा एक अलग बात है, पर गुमनामी में जीना भी एक इनकलाब की शुरुआत है। नमस्कार, आज की समीक्षा में आपका स्वागत है। और आज की समीक्षा में हम लेकर आए हैं एक महान व्यक्ति, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़ी कुछ अनसुलझे रहस्य। आज की समीक्षा में हम भावनाओं से नहीं, दस्तावेजों से बात करेंगे। 1945 द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम पड़ाव में था। जर्मनी पराजित हो चुका था और जापान अमेरिका के दबाव में था। इस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूर्वी एशिया में सक्रिय थे। ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों के अनुसार उनका लक्ष्य युद्ध के बाद भी भारत की स्वतंत्रता के लिए समर्थन करवाना था। और यही कारण था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश शासन के लिए लगातार चिंता का विषय बनते जा रहे थे। सुभाष चंद्र बोस केवल एक नेता नहीं, बल्कि ब्रिटिश शासन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थे। 18 अगस्त 1945 ताइहोको एयरपोर्ट, ताइवान। विमान टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहा गया कि नेताजी गंभीर रूप से झुलस गए और कुछ घंटों बाद उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन यहाँ कुछ विरोधाभास सामने आते हैं। अलग अलग गवाहों ने अलग अलग समय बताए। कुछ रिपोर्टों में दुर्घटना स्थल का वर्णन मेल नहीं खाता। मेडिकल रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं हुई। इतिहास में ऐसी असंगतियां सवाल खड़े करती हैं। अगर नेताजी की मृत्यु वास्तव में ताइवान में हुई थी, तो उनका शव भारत क्यों नहीं लाया गया? कहा गया कि उनका अंतिम संस्कार जापान में किया गया और अस्थियां रेंकोजी टेम्पल में रखी गई। लेकिन सवाल यह है कि अस्थियों की कभी वैज्ञानिक पुष्टि क्यों नहीं हुई? परिवार के कई सदस्यों ने आखिर उन्हें स्वीकार करने से इनकार क्यों किया? यही प्रश्न आगे चलकर जांच आयोगों का केंद्रीय बिंदु बना। 1956 में बनी शाह नवाज कमेटी भारत की पहली आधिकारिक जांच थी। कमेटी ने कई जापानी और भारतीय गवाहों से बयान लिए। निष्कर्ष निकला कि नेताजी की मृत्यु हुई है, लेकिन कई गवाहों के बयान आपस में विरोधी थी। दुर्घटना के भौतिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। कमेटी ने संभावनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाला। आगे चलकर 1970 में खोसला आयोग गठित किया गया। इस आयोग ने पहले से उपलब्ध दस्तावेजों पर अधिक निर्भरता दिखाई। नई सामग्री सीमित थी। परिणाम स्वरूप पहले निष्कर्ष को पुनः स्वीकार कर लिया गया। यानी यह आयोग सवालों का समाधान कम और दोहराव अधिक था। 2005 की मुखर्जी आयोग रिपोर्ट इस मामले की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। आयोग ने कहा, विमान दुर्घटना का कोई ठोस प्रमाण नहीं। जापान में रखी अस्थियां नेताजी की नहीं। यह निष्कर्ष पहले दोनों आयोगों से पूरी तरह अलग था, लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार ही नहीं किया। यही से मामला फिर रहस्य बन गया। अब बात कर लेते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गुप्त जीवन के बारे में। कुछ लोगों ने ये संभावना जताई कि वो सोवियत संघ में हो सकते हैं, यानी कुछ लोगों ने उन्हें सोवियत संघ से जोड़ा, तो कुछ लोगों ने गुमनामी बाबा से। आखिर कौन थे ये गुमनामी बाबा?
उत्तर प्रदेश के फैजाबाद अयोध्या में एक संत रहते थे जिनका नाम था गुमनामी बाबा। 1985 में जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके कमरे से मिला नेताजी के फ्रेम जैसा चश्मा, जर्मन एवं जापानी भाषा की किताबें, रेडियो एवं विदेशों के नक्शे, आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए कागज। जो लोग नेताजी को जानते थे उनका कहना था कि उनका अनुशासन, उनका स्वभाव, उनके बोलने का तरीका, रात में अकेले रहना, सब कुछ नेताजी के जैसा ही था। लोकतंत्र में इतिहास जनता का होता है, तो फिर नेताजी से जुड़ी फाइलें दशकों तक गोपनीय क्यों रही? क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न था या राजनीतिक असहजता का? सरकारों ने इस सवालों का स्पष्ट उत्तर कभी नहीं दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केवल एक नाम नहीं थे, बल्कि उस साहस का प्रतीक थे जो सवाल पूछने से नहीं डरता था। उनकी मृत्यु एक तथ्य भी हो सकती है और एक अधूरा रहस्य भी। इतिहास का काम उत्तर देना नहीं, बल्कि सही सवाल खड़े करना है। तो इन कुछ अधूरे सवालों के साथ आज की समीक्षा में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।